हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। हमेशा बढ़िया स्वस्थ और खुश रहिए। आज हम बात करने वाले हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में। स्थगन प्रस्ताव का पार्ट 1 हमने देख लिया है। आज हम पार्ट 2 के बारे में, आगे के और क्या प्रावधान है स्थगन प्रस्ताव के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले देख लिया है कि स्थगन प्रस्ताव किन मुद्दों पर लाया जाता है। अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर लाया जाता है। साथ ही इस प्रस्ताव को जब लाया जाता है तो सदन की चर्चा बीच में ही रोक दी जाती है। क्यों? क्योंकि स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं ना इमीडिएटली वर्क करने वाला कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा कि इस तरीके का मुद्दा लाया जाता है इसमें जिस पर इमीडिएटली तुरंत काम होना चाहिए। क्लियर? तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी फर्स्ट लेक्चर में। आज हम इसके आगे के प्रावधानों के बारे में बात करने वाले हैं। स्थगन प्रस्ताव का पार्ट 2 है ये। जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता हो उसके लिए अपेक्षित है, यानी कि उससे ये आशा की गई है कि वह जिस दिन प्रस्ताव पेश करना चाहता हो, यानी कि जो सदस्य प्रस्ताव पेश करना चाहता है तो उससे ये आशा की गई है कि वह जिस दिन प्रस्ताव पेश करना चाहता हो उस दिन 10 बजे मध्य पूर्व, यानी कि 10 बजे से पहले 10 बजे से पहले तक प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को, संबंधित मंत्री को और महासचिव को दे। क्लियर? तो यही चीज है कि किन किन को देनी है। तो पहली बात यह की गई है कि जो भी सदस्य इस प्रस्ताव को, स्थगन प्रस्ताव को पेश करना चाहता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो 10 बजे से पहले ही सूचना दे दे। किसको? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष को तो सीधे बात बनती नहीं, तो महासचिव को सूचना पता होती है, क्योंकि वो ही ऑल ओवर, मैंने जब महासचिव बताया था ना कि ऑल ओवर जो वर्क देखता है कि किस समय क्या होना है चीजें, वो महासचिव, प्रशासन ही ज्यादातर कार्य करता है। तो महासचिव को और जिस मंत्री से संबंधित प्रश्न है उसको भी पता होना आवश्यक है, और साथ ही साथ अध्यक्ष को पता होना आवश्यक है। क्लियर? यदि प्रथम दृष्टया अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि वह मामला नियमानुकूल है तो वह प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर सकता है। यानी कि जब प्रथम दृष्टया, यानी कि जब पहली बार वो अध्यक्ष महोदय देखते हैं उस मुद्दे को और उन्हें ऐसा लगता है कि ये नियम के अनुकूल है, स्थगन प्रस्ताव में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, आवश्यक है कि ऐसा मुद्दा है जिसको स्थगन प्रस्ताव में उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए, तो उस पर वह अपनी सहमति अर्थात अपनी अनुमति, या आप कह सकते अपनी हाँ दे देते हैं। क्लियर? प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आवर। तो प्रश्नकाल के बाद अध्यक्ष संबंधित सदस्य से कहता है कि वह प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगे। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किसकी अनुमति मांगे? सदन की अनुमति, प्रस्ताव पेश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले में इस प्रस्ताव में ये बात भी समझ में आ रही होगी कि सदन इंपॉर्टेंट है, ये बात की गई है। तो आपसे कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है, अध्यक्ष ने अपनी अनुमति दे दी, कि अध्यक्ष की अनुमति के साथ सदन की भी अनुमति मांगनी पड़ती है स्थगन प्रस्ताव में? तो बिल्कुल मांगनी पड़ती है। प्रश्नकाल के बाद अध्यक्ष संबंधित सदस्य से कहता है, संबंधित सदस्य वही सदस्य जिसको ये प्रस्ताव अर्थात स्थगन प्रस्ताव रखना है, जिसके द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उसी के लिए कहा गया है कि संबंधित सदस्य से कहते हैं अध्यक्ष कि वह प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन से अनुमति मांगे। यदि अनुमति दिए जाने पर, और सदन कौन? लोकसभा। ठीक है, ये भी अभी क्लियर कर देंगे कि लोकसभा से ही क्यों। तो यदि अनुमति दिए जाने पर आपत्ति की जाए, यानी कि अनुमति देने के लिए वो मना करें, सदन मना करता है, तो यदि अनुमति दिए जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, आप जानते हैं सदन है, कोई पक्ष में हो सकता है और कोई विपक्ष में। हर चीज में ऐसा होता है, कोई भी कार्य हो रहा है, चीजें पक्ष विपक्ष दोनों में होते हैं। घर में भी होता है, अगर कोई काम करवाना है, चीजें करवानी है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ जने पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, तो हर जगह होता है, पक्ष और विपक्ष तो सभी जगह होता है। तो यही बात करी जा रही है कि कुछ सदस्य हो सकता है विपक्ष में हो
और कुछ पक्ष में हों, तो जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा। जो अध्यक्ष है सदन का वो ये कहेगा कि जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यदि कम से कम 50 सदस्य खड़े हो जाएं, कितने 50 सदस्य खड़े हो जाएं तो वह घोषणा करेगा कि अनुमति दी जाती है। क्लियर? यह बात याद रखिएगा। प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मिल जाने के बाद, अब जब अनुमति मिल गई है सदन की, उसके बाद प्रस्ताव औपचारिक रूप से गृहीत हुआ माना जाता है। तब माना जाएगा कि हाँ ग्रहित हो चुका है औपचारिक तौर पर। फिर उस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी जब सदन के द्वारा गृहीत कर लिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मिल जाने के बाद प्रस्ताव औपचारिक रूप से गृहीत माना जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद ही प्रस्ताव औपचारिक रूप से गृहीत मान लिया जाता है? नहीं, जब सदन की अनुमति मिल जाती है तब प्रस्ताव को औपचारिक रूप से गृहीत माना जाता है। किसी गृहीत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा सामान्य तौर पर कितने बजे होती है? 16। ये रेलवे वाला टाइम है, आप पता है ना, 12 माइनस कर देते हैं इसमें से तो ओरिजिनल टाइम आ जाता है। तो 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 बजे। तो क्या कहा गया? 4 बजे पर आरंभ होती है। तो सदन में चर्चा स्थगन प्रस्ताव पर सामान्य तौर पर अगर आप कहें जाए तो सामान्य तौर पर लिखा है, यहाँ पर इंक्लूड है सामान्यता, मतलब ज़्यादातर 4 बजे शुरू होती है। ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग डिसाइड नहीं है, परंतु सामान्य तौर पर ज़्यादातर चर्चा जो होती है वो 4 बजे आरंभ होती है और 2.5 घंटे तक 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे तक 18 क्या 18.5 लिखा है तो 12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 यानी कि 6:30। तो 6:30 बजे, कितने? 6:30 बजे तक या उसके बाद तक चलती है, यानी कि 2.5 घंटा चलेगी और हो सकता है उसके बाद तक यानी कि उससे ज़्यादा समय भी चले। तो याद रखिएगा टाइमिंग क्या है। और चर्चा प्रस्तावक द्वारा यह प्रस्ताव पेश किए जाने पर आरंभ होती है। चर्चा जब इसका जो प्रस्तावक कौन? जो जिसने भी प्रस्ताव पेश किया है। तो चर्चा प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने पर आरंभ होती है कि सभा अब उपस्थित हो, यानी कि अब सभा उपस्थित हो, अब इस पर चर्चा होगी। तो क्लियर ये बात कहा गया है। और दूसरी बात क्या है? प्रस्ताव पर प्रस्तावक और अन्य सदस्यों को बोल चुकने के पश्चात, तो प्रस्ताव पर पहले कौन बोलेगा? प्रस्तावक बोलेगा, भाई जिसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रस्ताव पर प्रस्तावक व और भी जो अन्य सदस्य हैं, अब ये तो है नहीं कि बस मैंने प्रस्ताव रखा है तो मैं ही बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा। हो सकता है किसी, अब जिसने पक्ष में वोट दिया है या जिस विपक्ष में भी है, चीज़ें भी हैं, तो उनके अपने विचार भी तो हो सकते हैं उन पर रखने के लिए। तो यही कहा गया है प्रस्तावक बोलेगा और अन्य सदस्यों के बोल चुकने के बाद, जब वो बोल लेंगे उसके बाद मंत्री बोलता है। इस स्थगन प्रस्ताव पर पहले प्रस्तावक बोलेगा, फिर बाकी जो अन्य सदस्य जिन्हें भी कुछ कहना हो वो अपनी अपनी सुनाएंगे, अपनी अपनी कहेंगे। तो सीधी सी बात है, वो बोलेंगे, उसके बाद मंत्री बोलता है और अंत में प्रस्तावक को चर्चा का उत्तर देने का अधिकार होता है। फिर लास्ट में फिर प्रस्तावक चर्चा का उत्तर देता है। क्लियर? तत्पश्चात यानी कि उसके बाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। तो जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है। यहाँ जो हमने 50 सदस्यों की बात की कि 50 सदस्य पक्ष में अगर हो जाते हैं खड़े तो अनुमति मिलती है। मतदान की प्रक्रिया नहीं है, ये अनुमति की प्रक्रिया है। उसके बाद मतदान के लिए रखा जाता है। जब प्रस्तावक बोलेगा, अन्य सदस्य बोलेंगे, फिर मंत्री उस पर बोलेगा, फिर लास्ट में फिर प्रस्तावक उस पर अपना उत्तर देगा। उसके बाद जो प्रस्ताव है स्थगन प्रस्ताव, उसको चर्चा मतदान के लिए अर्थात वोटिंग के लिए रखा जाएगा। क्लियर? नोट, ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा जब आरंभ हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये चीज। ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा जब आरंभ हो जाए तो उसे निपटाए जाने तक सदन को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। इस बात आपको, हमने ये बात पढ़ाई, हमने पहले पार्लियामेंट
काफ़ी सारे लेक्चर देख चुके हैं, उसमें ये बात मैंने पहले बताई है कि स्थगित कौन करता है सदन को, अध्यक्ष। परंतु याद रखिएगा यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं सभी महत्वपूर्ण चीज़ें, देखिए हम कौन होते हैं जो हम डिसाइड कर सके ये महत्वपूर्ण है ये नहीं है, इससे प्रश्न बन सकता है इससे नहीं बनेगा, हो सकता है वो पता नहीं जो एग्जामिनर है कब कहाँ से क्या प्रश्न पूछ ले। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानना आवश्यक है आपके लिए। सदन की प्रक्रिया से संबंधित ही तो कार्य है, तो छोटी छोटी बात जानना आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही कभी कभी बड़ी बड़ी बन जाती हैं। देखिए क्या कहा गया है कि ऐसे प्रस्ताव पर, कैसे, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जब आरंभ हो जाए तो उसे निपटाए जाने तक, यानी कि जब तक वो निपट ना जाए, समाप्त ना हो जाए, निपटाए जाने तक सदन को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस पर समय, ये शक्ति, उस समय जो ये शक्ति है वो सदन में निहित है। तो मैंने अभी यहाँ बात की थी ना, देखिए सदन की अनुमति आवश्यक है, तो सदन इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो क्या कहा गया है कि क्योंकि उस समय यह शक्ति सदन को में निहित होती है, यह शक्ति सदन में निहित है कि कब स्थगित किया जाएगा, कब समाप्ति होगी, कब निपटाया जाएगा। तो इस बात को आप क्लियर तौर पर मैंने यहाँ नोट डाल के लिखा है, याद रखिएगा। पूछा भी जा सकता है क्या स्थगन प्रस्ताव के समय जब चर्चा हो रही है या उसके समाप्त होने तक, निपटाए जाने तक, क्या अध्यक्ष को ये पावर है कि वो सदन को स्थगित कर सकता है? तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। किसको है? कि सदन को, अब सदन का तो नहीं है पावर, तो फिर नीचे लिख देंगे। तो ये कारण में ये शक्ति किसको प्राप्त है? सदन को प्राप्त है। हाँ बिल्कुल सदन को प्राप्त है, अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस समय शक्ति, पावर किस में निहित हो जाती है? सदन में निहित हो जाती है। चलिए और देखते हैं और क्या बातें हैं। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, जरूरी नहीं कि सभी स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल ही जाए, बहुत कम प्रस्ताव सदन में स्वीकृत किए जाते हैं, याद रखिएगा। अब क्यों कम किए जाते हैं वो भी अभी बताते हैं। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो सदन अपना कार्य पुनः आरंभ कर देता है। दोबारा आरंभ, जो उसकी डेली की कार्यवाही है, जैसे कार्रवाई चलती है, जैसे चर्चा परिचर्चा चलती है, जो भी और कार्रवाई करनी है वो काम दोबारा शुरू हो जाता है, पुनः अपने काम पर लग जाते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, यानी कि हाँ अनुमति मिल जाती है उस पर, तब क्या होता है? यदि इस प्रस्ताव के कारण रुक गया था जो काम, वो तो शुरू हो गया। अब जब स्वीकृति मिल जाती है, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उससे सरकार की निंदा मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरकार की निंदा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर वही मामले उठाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, जो कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे आघात करते हैं, सरकार से संबंधित होते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। तो अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया तो इसका मतलब सरकार की निंदा वाले काम हो गए, कि हाँ कहीं ना कहीं सरकार की निंदा हो गई। तो यही बात यहाँ की गई है कि यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उससे सरकार की निंदा हो जाती है, यानी कि थोड़ी बहुत बेइज्जती, जिसे आप कह सकते हैं। निंदा, बेइज्जती हो गई, तो सरकार की निंदा वाली बात हो जाती है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यद्यपि सरकार उससे अपदस्थ नहीं होती, यानी कि सरकार अपने पद से नहीं हटती कि सरकार गिर जाती है, सरकार गिरती नहीं है। कहते हैं ना अपने पद पर बने हुए हैं, परंतु थोड़े कुछ उनको कुछ कह दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, पद से तो नहीं गिरे, अपने चेयर पे से नहीं गिरे, परंतु हल्का झटका जरूर लग गया। तो यही चीज है यहाँ पर, यही कहा गया है कि यद्यपि सरकार उससे अपदस्थ नहीं होती, अपने पद से नहीं हटती, तथापि उससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल, यानी कि अपने अनुकूल ना होना। प्रतिकूल क्या होते हैं? जो चीज अपने अनुकूल ना हो। मुझे ठंड का मौसम मेरे अनुकूल नहीं है, क्यों? मुझे बहुत सर्दी हो जाती है, मेरे को जुकाम हो जाता है, मेरे को सर्दी में उठने का मन नहीं करता, काम नहीं, मेरे में लेजीनेस आ जाती है, तो ये मौसम मेरे अनुकूल नहीं है। मुझे गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, गर्मी मेरे अनुकूल है, सर्दी मेरे प्रतिकूल है। देखिए मौसम तो सभी ज़रूरी है, परंतु ऐसा होता है कभी कोई मौसम किसी को अच्छा लगता है, किसी को इतना अच्छा नहीं लगता। ज़रूरी है किसी को सर्दी अच्छी लगती होगी।
तो ये चीज़ है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपके अपोजिट होती है वो प्रतिकूल। तो क्या कहा गया है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है, यानी कि वो जिस सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा चुका है, अपने मत यानी कि पक्ष विपक्ष आपको पता है, तो विफल रही, प्रतिकूल रहे ये सब चीज़ें उसके, तो वह मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव के परिणाम से बच नहीं सकेगी। आपको पता है विश्वास का प्रस्ताव भी लाया जाता है, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत यानी कि अपने अपोज में, उसके अपोजिट, सरकार के अपोजिट स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में विफल रही है, वह मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। तो अविश्वास के प्रस्ताव के परिणाम से बच नहीं सकेगी, जो भी अविश्वास प्रस्ताव, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक छोटा सा झटका, एक नमूना पेश कर दिया जाता है कि हाँ, अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उसके परिणाम से बच नहीं सकती सरकार। चलिए, किसी स्थगन प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने में क्योंकि सरकार की निंदा का तत्व होता है, क्या कहा गया है, किसी स्थगन प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने में क्योंकि सरकार की निंदा का तत्व होता है, अतः राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करती। तो अभी हमने बात की थी कि अभी बात करेंगे कि लोकसभा में ही क्यों, राज्यसभा में क्यों नहीं। तो यही कारण है क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का तत्व निहित होता है, इस कारण से राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करती। तो आपसे एक और बेहतरीन कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अपना व्लॉग भी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम और आप साथ मिलकर स्टडी करेंगे। उसमें देखिए बताऊंगी, आप खाली एक पॉलिटी पढ़ लेते हैं, मैंने आपको मैं 3 तरीके से पॉलिटी पढ़ाऊंगी, 3 तरीके से, यानी कि एक फैक्चुअल जिसमें सिर्फ फैक्ट होंगे संविधान के, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को जाने कि संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है, और सिर्फ ऊपर से नहीं उसके अंदर से भी कि आर्टिकल के अंदर क्या बातें हैं। क्योंकि उससे भी कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी पॉलिटी जिसे आप नॉर्मल तौर से पढ़ते हैं 1600 से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। थर्ड पॉलिटी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के उद्भव से संबंधित बातें, पार्लियामेंट में वर्क कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो 3 तरीके से पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। इसके बाद पॉलिटी से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन 95 से 96% आप हल कर लेंगे, क्योंकि देखिए मैं कोई एग्जामिनर का माइंड पढ़ के तो सीधे तौर पर जो कहते हैं ना कि ये चीज़ 100% ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एक तो आपकी ईमानदारी कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, और दूसरी बात ये कि एग्जामिनर को हम नहीं जानते कि वो कब कहाँ कैसे चीज़ें पूछ ले, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं एग्जाम में जो वाकई में छोड़ने वाले होते हैं, जिन पर टाइम, वो भी आपको देखते हैं कि कितना समझदार बच्चा है। अगर आपने उसमें इतना टाइम दे दिया जो रियलिटी में छोड़ना था क्वेश्चन, तब क्या होता है, टाइम बाकी क्वेश्चनों का लिए रह नहीं जाता, फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते आप। तो 96% तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, बाकी जो 4% है अगर आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं और उसका कुछ क्लू, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना दिया है कि बच्चा ना कर पाए, परंतु आपने उसका कुछ क्लू पकड़ लिया तो आप उसको कर लेंगे अगर चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं तो जब हम अपने व्लॉग में साथ में पढ़ाई करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि देखिए पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जान रहे हैं उससे भी क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, उसकी क्रिया प्रक्रिया के बारे में, और हमारी जो 1600 से जिसे सब आम तौर पर पॉलिटी कहते हैं और पढ़ते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि संसद की प्रक्रिया में भी, क्योंकि ऑल ओवर आपको प्रशासन में जाना है, और जब आपका प्रमोशन होता है, आप अच्छा वर्क करते हैं तो आप कैबिनेट सचिव तक बन जाते हैं, महासचिव तक। अब यहाँ हमने चर्चा करी ही कि महासचिव का कितना का आप हो सकता है संसद में चले जाएं, तो आपको जानना कितना ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपको क्रिया प्रक्रिया चर्चा सब जाननी चाहिए।
क्योंकि सारा दारोमदार जो टिका होता है वो महासचिव के कंधों पर ही टिका होता है। जब संसद के नए सदस्य चुन के आते हैं तो उन्हें तो पता नहीं होता, जब नई नई लोकसभा बनती है जरूरी नहीं सारे पुराने ही जीते वापस से सदन में चुन के आए, कुछ नए भी आएंगे, तब उनको कौन नियम कानून क्या है कैसे चीज़ें कहाँ पता चलती हैं। महासचिव से वो बात भी करते हैं, पूछते भी हैं चीज़ों को, तो बहुत बड़ा दारोमदार टिका होता है। इसलिए पार्लियामेंट भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। कई बार हम कहते हैं मैंने सारी पॉलिटी पढ़ ली, ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आया था। तो हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आया हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हमारा जो आर्टिकल है हमारे, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 110 में ये लिखा है, 120 में ये है, 131 में ये है, 124 में ये है, सीधा अंदर क्या है नहीं पता। कई बार मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ा रही हूँ मैंने वहाँ पर आपको बताई है कि देखिए अगर आपने ऊपर से चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली, तब आप ठीक है, अगर हेडलाइन से क्वेश्चन पूछा तो आप कर लेंगे, परंतु अंदर देखिए बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर अंदर वाली कोई बात पूछ ली, पूरा अलग है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ इस आर्टिकल में हो सकती है, तब कहाँ से करेंगे। तो स्टडी आराम से कीजिए, कम से कम देखिए आराम से चीज़ों को, कहते हैं ना जंग में जाना है तो हथियार पूरे अच्छे से तैयार करके जाइए और फिर बैठिए जंग में अर्थात अपने एग्ज़ाम में, और देखो फिर कैसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। परंतु आप ईमानदारी से तैयारी तो करो, ऊपर से ये मत सोचो कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी करना आप भूल जाओ। स्मार्ट विद हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है। जहाँ हार्ड वर्क की ज़रूरत है वहाँ हार्ड वर्क करो, जहाँ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है वहाँ स्मार्ट वर्क करो। चलिए और थोड़ा सा कुछ रह गया है वो भी देख लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया का प्रयोग कभी कभार ही किया जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, कभी कभार ही स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। ये बात यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखी गई है। जैसे 10th लोकसभा, 10वीं जो लोकसभा थी उसमें कम से कम आप 10वीं लोकसभा, कब 10वीं लोकसभा में 608 मामले इससे संबंधित आए थे। कितने? 608, और स्वीकृत कितने किए गए? 4। तो देखा आपने कहाँ पे है, आए 608 परंतु स्वीकृत हुए सिर्फ 4। क्यों इतने कम होते हैं? क्योंकि ये सरकार की निंदा से संबंधित प्रस्ताव है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बिल्कुल ये चाहेगी कि ये प्रस्ताव सदन में ना उठ सके। क्योंकि वो सरकार की निंदा से संबंधित है भाई। और दूसरी बात कि ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि बहुत इमीडिएट की, हाँ भाई अब रुक नहीं सकते, बहुत अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है। साथ ही साथ 12th लोकसभा में, 12th में तो एक भी, यानी कि एक भी लाए 83 गए थे। कितने प्रस्ताव लाए गए थे? 83 प्रस्ताव लाए गए 12th लोकसभा में, 12वीं लोकसभा में, परंतु वहां तो एक भी स्वीकृत नहीं हुआ, एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। और एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी उसमें 5762, कितने? 5762, 5742 प्रस्ताव लाए गए। और परंतु ये प्रस्ताव लाए गए कि हाँ ये ऐसा विचार कर रहे थे 62 आई थिंक 62 ही है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है 42, परंतु हाँ 62 है, एग्जैक्ट ही है, शायद एग्जैक्ट है भाई। फिगर्स इतने ध्यान नहीं रखते, फिगर और फैक्चुअल, और काफ़ी पुराना है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगा बता देना चाहिए। तो 5762, कितने? 5762 लाए गए प्रथम लोकसभा में। 5762 बार सोचा गया कि ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, परंतु जो संसद के समक्ष रखे गए इनमें से वो कितने थे? 149 जो सदन के समक्ष रखे गए, सामने रखे गए, और जो उसमें से गृहीत किए गए कि सदन ने जिस पर सोचा कि हाँ इस पर चर्चा करनी चाहिए, वो मात्र थे 24। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ना डिफरेंस। तो यही बात की गई है कि स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया का
कभी कभार ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो सरकार की निंदा का प्रस्ताव है और दूसरी बात अविलंबनीय लोक महत्व का जो मुद्दा होता है, जब उसको उठाया जाता है उस पर चर्चा जो करनी होती है, इस प्रस्ताव के लिए जो डेली रूटीन है संसद का उसको बीच में रोका जाता है। अब बीच में रोककर कब कौन सी बात की जाती है? आपके फादर, आपसे बड़े, आपके टीचर या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, आप उनको कब बीच में, या वो किसी और से बात कर रहे हो, तब आप क्या बीच में जाके टोकेंगे? क्या कहते हैं, बच्चा वाकई में समझदार नहीं है, मैनर्स नहीं है, सभ्यता नहीं है, बीच में टोक रहा है, बीच में बोल रहा है। जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते, ये चीज़ उठेगी। परंतु अगर आप बोलने की जहमत उठा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, तो कब बोलेंगे? आप जब बोलेंगे जब महत्वपूर्ण बात हो कि नहीं, ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर अभी नहीं बताया तो कभी नहीं बताया, कुछ बिगड़ जाएगा, चीज़ें बहुत कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा जो बाद में संभाला नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से स्थगन प्रस्ताव। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।